एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम बात करने वाले मई माह के करंट अफेयर्स के बारे में। तो मई 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उत्तराखंड के, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। 25 से 30 प्रश्न रहेंगे और मैं यही कहूँगा कि उत्तराखंड में आप सेलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ा कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए 30 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30-40 ज़्यादा इससे ऊपर करंट अफेयर्स नहीं बनने चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में करंट अफेयर्स में ज़्यादा डीप घुस जाओगे, जैसे 100 प्रश्न 200 प्रश्न आप पढ़ रहे हो महीने में, तो दिक्कतें हैं। कुछ प्रश्न तो बहुत ज़्यादा फालतू हैं जो कहीं एग्जाम में नहीं आते हैं। तो मैं केवल सेलेक्टेड प्रश्नों पर ही बात करूँगा। 28 से 30 प्रश्नों का यहाँ पे संकलन रहेगा। अगर आपने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उत्तराखंड 360। जल्द ही इस पर हम आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाने वाले हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे। देखिए अभी बना नहीं है, केवल बात चलिए कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे। ऋषिकेश में आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर और पार्वती मंदिर तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 465 करोड़ से तैयार होने वाली 6 किलोमीटर लंबी यह परियोजना एशिया में सबसे लंबी होगी। तो 6.485 किलोमीटर की परियोजना है और एशिया में सबसे लंबी होगी। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ इस पे काम, तो ध्यान रखेंगे। अगर आने वाले जो एग्जाम है वहाँ पे प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे, तो यहाँ पे ऋषिकेश आप कर लेंगे सेलेक्ट। लेकिन हो सकता है देखिए इस दौरान भारत में कहीं और भी रोपवे का निर्माण हो जाए, क्योंकि अभी बना नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे पॉट कार वाला प्रश्न आपने देखा होगा हरिद्वार में, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ऋषिकेश ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे लंबा रोपवे यहाँ पे बनने जा रहा है, बना नहीं है। केंद्र सरकार ने सितारगंज में एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी। 44 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि सितारगंज में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इस एक्वा पार्क से क्या होगा, यहाँ पे जो मछली उत्पादन को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और जो किसान होंगे मछली पालकों की आय में यहाँ पे वृद्धि होगी। फिर तो ये ध्यान रखेंगे उधम सिंह नगर के सितारगंज में। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उधम सिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है ऐसे, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी कहाँ पे मिली है उत्तराखंड में, तो सितारगंज में मिली है। कुल इसकी अगर लागत करें बात हम, तो 44.50 करोड़ की लागत से, और यहाँ पे जो 40 करोड़ रुपए कौन देगा, यहाँ पे केंद्र सरकार देगी, बाकी जो होगा वो राज्य सरकार करेगा। तो कुल जो योजना है 44 करोड़ की है और जिसमें से 40 करोड़ कौन देगा, केंद्र सरकार यहाँ पे देगी। केंद्र का योगदान 40 करोड़ का है। इससे मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मछली पालकों की आय में भी क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि यहाँ पे थोड़ी, मैंने मोबाइल से टाइप कर रखा है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा शब्द इस प्रकार से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आप ऐड नहीं है तो। देखिए देहरादून में आर्केडिया चाय बागान की 719 हेक्टेयर ज़मीन पर बनेगी ट्विन सिटी। देखिए राजधानी में जो बढ़ता बोझ है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार क्या कर रही है, लगातार नए शहर बसाने पे काम कर रही है। इसके तहत देहरादून के डोईवाला और सहसपुर के छरबा में 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं। साथ ही साथ आर्केडिया स्थित चाय बागान को भी नया शहर बसाने के लिए यहाँ पे चुना गया। तो आर्केडिया चाय बागान भी ध्यान रखना आप, देहरादून, ठीक है। तो आर्केडिया चाय बागान। यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलोनी का यहाँ पे निधन हो गया। तो प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार से बनता है कि देखिए हाल ही में सुशीला बलोनी का निधन हुआ, वह मतलब उनका संबंध किससे था। ऑप्शन में दे देगा महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर महिला आयोग नहीं देगा, केवल राज्य आंदोलनकारी दे देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनते। तो मई 2023 में इनका निधन हुआ है। इन्हें उत्तराखंड में ताई जी के रूप में भी जाना जाता है। तो ताई जी उपनाम से इनको संबोधित किया जाता था। कोदा झंगोरा खाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, कोश्यारी जी के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट। और कब, जब अन्न महोत्सव हुआ देहरादून में, जब अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई तो वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी ने कोदा झंगोरा खाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे का नारा दिया यहाँ पे। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय है, ठीक है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, देहरादून में हुआ था। 14 मई 2023 को धामी जी ने दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखेंगे होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ हो रहा है, देहरादून के दून विश्वविद्यालय में। राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न बन गया तो महत्वपूर्ण हो सकता है। जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिए 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो हल्द्वानी रानीबाग क्षेत्र में जो बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके तहत जो विस्थापित होने वाले परिवार हैं उनके लिए 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने 18 मई 2023 को मंजूरी दे दी है। तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में
विस्थापित परिवारों के लिए 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये कौन से विस्थापित परिवार है? तो जमरानी बांध के अंतर्गत जिनकी ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, ये देवलसारी में चतुर्थ तितली महोत्सव हुआ मई में, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसमें तितलियों का संसार कहे जाने वाले टिहरी के देवलसारी में, ध्यान रखेंगे तितलियों का संसार कहा जाता है देवलसारी को। और मई 2023 में चतुर्थ तितली महोत्सव का यहाँ पे आरंभ हुआ। अगर पहला देखें हम तो पहला 2018 में हुआ था, 2018 में भी कहाँ? देवलसारी में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे तितलियों का संसार कहा जाता है देवलसारी को। यहाँ पे तितली की विविध प्रजातियाँ देखने को मिलती है, लगभग 150 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की जैव विविधता को जानने व तितलियों की प्रजातियों के संरक्षण को देवलसाली पर्यावरण संरक्षण एवं विकास समिति ने यहाँ पर 2018 से तितली महोत्सव की शुरुआत करी थी। तो ध्यान रखेंगे 2018 से उत्तराखंड में तितली महोत्सव मनाया जा रहा है। और कहाँ मनाया जाता है? टिहरी के देवलसारी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे तितलियों की जो अलग अलग प्रजातियाँ पे पाई जाती है। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? कॉमन पिकॉक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पोपोलियो बाइनर है। ठीक है, ये है। और कॉमन पिकॉक को 2016 में राज्य के 5वें चिन्ह के रूप में तितली को क्या राज्य तितली हमने इसको घोषित किया था। तो यहाँ पे उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? कॉमन पिकॉक है। और 2016 में इसको यहाँ पे राज्य तितली का स्थान प्राप्त हुआ था। 1996 में कॉमन पिकॉक तितली का नाम भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसी तितली को 1996 में लिम्का बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, सुंदर तितली के होने के कारण। तितली को प्रतीक चिन्ह बनाने वाला उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य है। जबकि अगर हम पहले राज्य की बात करें दोस्तों, तो भारत का महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने तितली को क्या दिया? दर्जा दिया। महाराष्ट्र ने 2015 में ब्लू मॉर्मॉन को अपना राजकीय प्रतीक चिन्हों में शामिल किया था। तो ध्यान रखेंगे तितली को प्रतीक चिन्ह बनाने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है 2015 में, और प्रतीक चिन्ह बनाने वाला दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड हो जाता है, जिसने 2016 में तितली को क्या बनाया था? राज्य तितली घोषित किया था। मसूरी स्थापना के 200 वर्ष यहाँ पे पूर्ण हुए। और यहाँ पे थोड़ा सा विवाद देखने को मिला, क्योंकि देखिए मसूरी स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण होने पर 19 मई को यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुआ, 19 मई 2023 को। लेकिन इतिहासकार गणेश सैली ने इस स्थापना दिवस को गलत बताया और कहा कि कैप्टन यंग द्वारा मसूरी शहर 1827 में बसाया गया था। तो 1827 में बसाया गया था। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से कई बार आता है एग्जाम में, मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना 1843। जब आप मसूरी जाएंगे तो एकदम चौराहे पे, सॉरी थोड़ा सा, ये यहाँ पे चौराहे पे दिखेगा आपको डायरेक्ट, ये देखिए मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई है? 1843 में। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आया है। तो मसूरी स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण हुए हैं और यहाँ पे 19 मई को यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो हाल ही में प्रश्न बन सकता है कि मसूरी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। अब एग्जामिनर को नहीं पता ना इस हिसाब से कि यहाँ पे 1827 में बसाएगी, उनके हिसाब से तो 200 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, हरगोविंद पंत जी का जन्म दिवस मनाया गया। देखिए उत्तराखंड का जननायक और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ या सल्ट का राजनीतिक गुरु कह लीजिए, किसको कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। बहुत बार प्रश्न आए हैं, उत्तराखंड का जननायक, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ और सल्ट का राजनीतिक गुरु। जन्म की बात करें तो 19 मई 1885 को चितई अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को पंत जी ने 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। यानी कि जो ब्राह्मण होते थे उस समय, उनके द्वारा हल नहीं चलाया जाता था। तो पंत जी ने 1928 में बागेश्वर गए और वहाँ पे हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा था। भारत की प्रथम पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में स्थापित हुई। ध्यान रखेंगे कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल और अन्य उत्पादों के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन के लिए देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में देश की पहली लैब स्थापित हुई है। तो भारत की पहली है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में यहाँ पे स्थापित हुई, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इसमें क्वालिटी इनकी सही है। तो प्रमाणन लैब कहाँ हो गई? देहरादून में। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। देखिए वैसे तो ये विविध में प्रश्न आ जाता है, विविध क्योंकि हर साल कपाट खोल रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। तो इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती है आपको परीक्षाओं में मिल जाएगी। एक दो फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो हेमकुंड साहिबों में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी और हेमकुंड साहिब को दंड पुष्करणी तीर्थ या लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यहाँ पे कपाट खुले हैं। बागेश्वर के अंतिम स्वाधीनता सेनानी यहाँ पे राम सिंह का निधन हुआ है। सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर 1942 में ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो बागेश्वर के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी कौन हो गए? स्वाधीनता सेनानी राम सिंह का इनका निधन। हरिद्वार में दौड़ सकती है भारत की पहली पॉडकार। देखिए अभी दौड़ी नहीं है, दौड़ सकती है। हरिद्वार में दर्शन कराने के लिए देश की पहली पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पीआरटी यानी पॉड कार का काम जल्दी शुरू होने वाला है। हालांकि नोएडा भी पहली बार
पॉड टैक्सी चलाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर आप सर्च करेंगे अभी गूगल में कि भारत की पहली पॉड कार, तो आपको दिख जाएगा कि नोएडा में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हरिद्वार ही दिखेगा, तो नोएडा भी आपको दिख सकता है। और दोनों जगह अभी काम चल रहा है, देखते कहाँ पे शुरुआत पहले हो पाती है, नोएडा में होती है या हरिद्वार में होती है, ठीक है। तो नोएडा हरिद्वार में से कहीं पे भी हो सकती है, अभी काम चल रहा है, अभी कहीं पे भी दौड़ी नहीं है, दोनों जगह भी कार्य चल रहा है। तो नोएडा में भी पहली बार पॉड टैक्सी चलाने की योजना पे काम जारी है। और हरिद्वार में लगभग 1650 करोड़ से बनाया जाएगा, 21 किलोमीटर लंबा रूट चलेगा जहाँ पे पॉड कार चलेगी। देखिए पॉड कार क्या होती है, ड्राइवर रहित टैक्सी है, इसमें ड्राइवर नहीं होगा, जिसे सौर ऊर्जा की सहायता से इसे चलाया जाता है। 6-7 लोग इसमें बैठ पाएंगे और बिना ड्राइवर की गाड़ी है और सौर ऊर्जा की सहायता से चलेगी। तो हरिद्वार में दौड़ सकती है, अभी कह नहीं सकते जब तक पूरा स्टार्ट नहीं हो जाता है, तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। विजय जरदारी को मिला सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान, तो ध्यान रखेंगे विजय लाल जरदारी को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान मिला। इनकी एक पुस्तक भी है, देखिए विजय जरदारी की, 12 नाजा, ध्यान रखेंगे 12 नाजा। विजय जरदारी बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं। 1986-87 में इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। इन्होंने खेती की परंपरा पर 12 नाजा नामक पुस्तक लिखी थी। तो तीनों फैक्ट जरूर आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में बनेंगे 4 विविधता विरासत स्थल, तो जैसे पिथौरागढ़ का थलकेदार हो गया, वह दुक्तू हो गया, और उत्तरकाशी का कंडारा बुग्याल व खेड़ाताल शामिल है। तो यहाँ पे जैव विविधता विरासत स्थल बनेंगे। अब ये प्रश्न आता ही नहीं आता, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से हमारा क्लियर हो गया है कि कंडारा बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में क्या है, कंडारा बुग्याल। खेड़ाताल कहाँ हो गया, उत्तरकाशी में। थलकेदार आपको पता ही है पिथौरागढ़ में। दुक्तू भी ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़ जिले में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा, उत्तरकाशी का एक नया बुग्याल आपको मिल जाता है। परीक्षावाणी में दिया है या नहीं दिया है पता नहीं मुझे, क्योंकि परीक्षावाणी काफ़ी समय से देखी भी नहीं है। उत्तराखंड के चंपावत जिले को मिला स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। चंपावत में मुख्यमंत्री धामी जी ने 11 मई 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत पहले चरण में 137 स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक को संपर्क फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ताकि छात्र खेल खेल में ही पढ़ाई सीख सके। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ हुआ, चंपावत जिले में हुआ 11 मई 2023 को, ताकि छात्र क्या हो, खेल खेल में यहाँ पे पढ़ाई सीख सकें, इसलिए यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो व्हाट्सएप के आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों ग्रुप से आप क्लिक करेंगे पीडीएफ में, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी। उत्तराखंड में पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का शुभारंभ, ठीक है। 18 मई 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। बस इतना सा ध्यान रखना में कि जो आसपास के हमारे सड़क के गड्ढे हैं उसको फोटो खींचकर हम इस ऐप पे रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का संबंध किससे हो गया, सीधे सीधे सड़क के गड्ढों की फोटो खींचनी है और अपनी शिकायत पैच रिपोर्टिंग ऐप पे हम दर्ज कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की सड़कों की फोटो खींचकर इस पर शिकायत दर्ज कर सकता है। केंद्र में नीति आयोग की तरह बनेगा उत्तराखंड सेतु आयोग। देख, जैसे नीति आयोग है वैसे ही सेम ऐसे ही सेतु आयोग का यहाँ पे गठन किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल ने इसको हरी झंडी दिखा दी है सेतु आयोग के लिए। तो ध्यान रखेंगे सेतु आयोग नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में कार्य करेगा। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आयोजन हुआ। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में 13 से 16 मई तक श्री अन्न मिलेट महोत्सव का, अन्न यानी अन्न महोत्सव का आयोजन यानी मिलेट, ठीक है, इंग्लिश में। 13 मई 2023 को धामी जी ने देहरादून के हाथी बड़गला स्थित सर्वे स्टेडियम में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया। छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने, लोगों को स्वस्थ रखने व देश दुनिया में भोजन की थाली में श्री अन्न को सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्ताव रखा था, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया था। और यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अन्न वर्ष घोषित किया है। तो ये प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यूएन ने 2023 को क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय अन्न वर्ष घोषित किया है। और उसी के तर्ज पर उत्तराखंड में 13 से 16 मई तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। और यहीं पे भगत सिंह कोश्यारी ने कोदा झंगोरा वाला जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे वाला स्टेटमेंट यहीं पे दिया था। तो ध्यान रखेंगे श्री अन्न महोत्सव महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री धामी जी ने साइबर एनकाउंटर पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो हमारे अशोक कुमार हैं, ठीक है, डीजीपी हैं, और पूर्व डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक है ओपी मनोचा द्वारा लिखी गई। ये है यहाँ पे पुस्तक, ये देखिए साइबर एनकाउंटर्स। तो अशोक कुमार ध्यान रखना है आपको नाम, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, डीजीपी हैं उत्तराखंड के। विलुप्त धरोहर कुटुम्बरी देवी मंदिर का अंतिम बार गहन जमीनी जायजा, ठीक है।
एक मंदिर हुआ करता था 1960 के आसपास, मंदिर समूह था, कुटुम्बरी मंदिर समूह, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। तो 1960 तक अस्तित्व में था, जो कि अब ध्वस्त है। कई पुस्तकों में आपको 1950 मिल जाएगा, 55 भी मिल जाएगा, 60 भी मिल जाएगा। तो 1950 से 1960 के बीच में ये मंदिर यहाँ से गायब हो गया। अब ये गायब हो गया तो इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। तो धरातल से विलुप्त उत्तराखंड की कुटुम्बरी देवी मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इकाई अंतिम बार गहन जायजा लेगी। इससे पहले भी यहाँ पे जायजा लिया था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। बस हमें इतना ध्यान रखना कि कुटुम्बरी मंदिर समूह किसी ज़माने में हुआ करता था द्वाराहाट में, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। 1950-60 के दशक की बात है। उसके बाद ये मंदिर का अस्तित्व कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में ही यहाँ पर जाँच चल रही है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को वापस लेगी सरकार। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून को 30 साल के लिए लीज पे दिया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है राजीव गांधी, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है उत्तराखंड का। तो ये लीज पे दिया था, लीज पे देने के बाद लेकिन अब इसको वापस लेगी। वहाँ पे कंपनी से इनके बन नहीं पाया, करार सही से हो नहीं पाया। और वर्ष 2016-17 में 253 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। यह राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कुछ शर्तों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को लीज पर दिया गया था, लेकिन इनके साथ जो करार हुआ था उसके अकॉर्डिंग हिसाब किताब सही नहीं बैठा, तो इसको अब क्या कर लिया है, वापस ले लिया गया है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये ध्यान रखेंगे। 25 मई 2023 को उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात यहाँ पे मिली है। दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र इसमें 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तिथि का भी आपको ध्यान रखना है, 25 मई 2023। ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनर कहाँ से, दिल्ली से देहरादून चलेगी, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून। रस्किन बॉन्ड ने अपना 89वां जन्म दिवस मनाया। देखिए, जन्म की बात करें तो 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल में जन्म हुआ था। पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2014 में। इससे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट हैं, देखिए दोस्तों, परीक्षावाणी आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षावाणी में मैं सारे फैक्ट यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि परीक्षावाणी एक कॉमन बुक है, सभी के पास होगी, या फिर आपके पास BS नेगी भी होगी तो BS नेगी से आप पढ़ लीजिएगा। तो या फिर आप धामी जी की बुक भी आपके पास है तो उसमें भी आपको फैक्ट दिख जाएंगे। तो परीक्षावाणी, BS नेगी परीक्षा, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और रस्किन बॉन्ड का जो यहाँ पे डिटेल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी ऐसे टॉपिक आए, मैं कुछ अलग फैक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने, अगर आपको सही लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, फिल्म निर्माता शशि कपूर और निर्देशक श्याम बेनेगल ने 80 के दशक में रस्किन बॉन्ड के उपन्यास फ्लाइंग ऑफ पिजन्स पर जुनून नामक एक खूबसूरत और चर्चित फिल्म बनाई थी। ध्यान रखेंगे, उपन्यास फ्लाइंग ऑफ पिजन्स, और इस पे आधारित फिल्म बनी थी जुनून। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने रस्किन बॉन्ड की फिल्म सुजैन सेवन हस्बैंड, इनका देखिए सुजैन सेवन हस्बैंड पर सात खून माफ जैसी रोमांटिक थ्रिलर बनाई। तो ये रस्किन बॉन्ड की फिल्म यहाँ पे टाइप हो गया है, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड का उपन्यास कौन सा है, सुजैन हेवन हस्बैंड पर सात खून माफ जैसी पिक्चर बनाई। बॉन्ड के उपन्यास श्याम बेनेगल ने एक था रस्टी सीरियल बनाया। एक था रस्टी सीरियल भी ध्यान रखेंगे, रस्टी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। रस्किन बॉन्ड की कहानी द ब्लू अम्ब्रेला पर विशाल भारद्वाज ने इसी नाम से पिक्चर बनाई है। द ब्लू अम्ब्रेला एक पिक्चर बनी है विशाल भारद्वाज के द्वारा, और रस्किन बॉन्ड की कहानी द ब्लू अम्ब्रेला पे ही आधारित है। द ब्लू अम्ब्रेला किसकी कहानी है, रस्किन बॉन्ड की। प्रश्न बन सकता है, ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई, कब, इनके जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर रिलीज की गई है। तो ये पुस्तक ध्यान रखेंगे, द गोल्डन ईयर्स, ये यहाँ पे द गोल्डन ईयर्स, ये रस्किन बॉन्ड महत्वपूर्ण हो सकता है, अभी ही हाल ही में लॉन्च हुई है द गोल्डन ईयर्स। साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड के 89वें जन्मदिन पर फिर से एक पुस्तक और है, पफिन इंडिया की ओर से ऑल टाइम फेवरेट नेचर स्टोरीज का विमोचन किया गया है। यह किताब बॉन्ड के प्रकृति के प्रति प्रेम का उत्सव है। इसमें 25 लघु कथाएँ हैं, देखिए ये है यहाँ पे, ये रस्किन बॉन्ड की ये है ऑल टाइम फेवरेट नेचर स्टोरीज। तो ठीक है, ये सब नेचर की स्टोरीज यहाँ पे दी गई है, और ये 2 किताबें आपको ध्यान रखनी है जो इस समय रस्किन बॉन्ड की उनके जन्मदिन पर लॉन्च हुई है। तो 19 तारीख को लॉन्च हुई है, तो ये ध्यान रखना है इन 2 किताबों को। जीवन की दुखद परिस्थितियों ने रस्टी नामक किरदार को जन्म दिया। देखिए, रस्किन बॉन्ड का जो बचपन बीता, देखिए 4 साल में ही क्या हो जाता है, इनकी माता पिता का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद क्या होता है, पिता की भी इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनकी माता एक दूसरी शादी कर ली थी। तो इनका जो बचपन बीता वो बहुत ही मतलब अकेले में बीता इनका। तो इन्होंने क्या किया, उस
एक किरदार है रष्टि नामक किरदार, बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम पूछा जा सकता है। जीवन की दुखद परिस्थितियों ने रष्टि नामक किरदार को जन्म दिया, जो उनके पहला उपन्यास था इनका रूम ऑन द रूफ का नायक था। तो रूम ऑन द रूफ इनकी जो पहली रचना है, उसका जो किरदार है वो रष्टि है, ध्यान रखना। रष्टि का इस्तेमाल रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन और युवावस्था की परिस्थितियों को बताने के लिए किया है। तो रष्टि का इस्तेमाल रस्किन बॉन्ड ने अक्सर अपने बचपन और युवा अवस्था की परिस्थितियों को बताने के लिए किया है। तो रष्टि किरदार ध्यान रखना रस्किन बॉन्ड से संबंधित है, रूम ऑन द रूफ रचना है। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत को मिला पहला भैरव दत्त धूलिया सम्मान, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा क्योंकि पहला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे पहला है। तो वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत को पहला भैरव दत्त धूलिया सम्मान दिया गया। भैरव दत्त धूलिया की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी पुस्तक थी अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड से बाहर रह के भी इन्होंने उत्तराखंड के लिए कार्य किया। इन्होंने एक पुस्तक छापी, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, और वो पुस्तक को कहाँ, गढ़वाल में फिर भेजा गया। और गढ़वाल में भेजा किस प्रकार से गया, गढ़वाल में जब भेजा गया, पुस्तक के बाहर से हनुमान चालीसा का रैपर लगाया गया। तो हनुमान चालीसा के नाम से इस पुस्तक को बेचा गया था गढ़वाल में। पुस्तक का नाम है अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। तिलाड़ी कांड की वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई यहाँ पर। और तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को बड़कोट के पास में हुआ था। उस समय बड़कोट टिहरी जनपद के अंतर्गत आता था, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो बड़कोट जो जगह है, या कह सकते हैं अब रवाई कांड हुआ था, ये तिलाड़ी कांड को रवाई कांड भी कहा जाता है। तो ये उस समय कहाँ हुआ था, टिहरी में हुआ था। उस समय जो ये रवाई कांड हुआ था टिहरी में, लेकिन अब हम 1960 में क्या हो जाता है, उत्तरकाशी जिले का गठन हो गया, तो अब ये प्रश्न यहाँ से घुमा फिरा के बन जाते हैं। इस कांड को रवाई कांड उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना ही होगा, तो उससे इसकी तुलना की गई है। उत्तराखंड का जनरल डायर किसको कहा जाता है, चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। तो तिलाड़ी कांड कहाँ हुआ था, उस समय की बात करें 1930 में तो टिहरी में हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो स्थान है तिलाड़ी नामक स्थान कहाँ है, उत्तरकाशी में है। फ्रांस के लोग भी परिचित होंगे पिथौरागढ़ की हिल यात्रा से। देखिए महत्वपूर्ण और एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। फ्रांस के फोटोग्राफर चार्ल्स फ्रेगर ने अपनी पुस्तक आम आस्था इंडियन डेवोनेशन में पिथौरागढ़ की हिल यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। देखिए जो ये है चार्ल्स फ्रेगर, ये पिछले साल पिथौरागढ़ आए थे। तो ये क्या है, फोटोग्राफर पिथौरागढ़ आए, तो उस समय यहाँ पे हिल यात्रा चल रही थी, तो हिल यात्रा को इन्होंने रिकॉर्ड किया पूरा यहाँ पे। तो हिल यात्रा से काफ़ी प्रभावित हुए और अपनी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने काफ़ी विस्तार से इस यात्रा का यहाँ पे वर्णन किया है। तो चार्ल्स फ्रेगर ने अपनी पुस्तक, ये देखिए यहाँ पे चार्ल्स फ्रेगर की पुस्तक है, ये है, ठीक है, आम आस्था इंडियन डेव, ठीक है, इंडियन डिवोशन, ठीक है, और ये चार्ल्स यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप फोटो वगैरह भी देख लीजिए, थोड़ा याद ऐसे में जल्दी हो जाता है। पुस्तक में गौरा, बैल, लखिया भूजो, लाटा लाटी और चीतल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जो भी मतलब इसके पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं इसके, फ्रांस की जो हिल, फ्रांस बोल रहा हूँ सॉरी, ये पिथौरागढ़ की हिल यात्रा के जो पात्र होते हैं इसमें, उनको भी इन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है। केदारनाथ धाम में 60 क्विंटल कांसे से बना हुआ ओम स्थापित हुआ। तो ध्यान रखेंगे, कांसे से बनी इस ओम आकृति को गुजरात के बड़ौदा में तैयार करवाया गया। ये इस प्रकार से यहाँ पे 60 क्विंटल पूरे कांसे से बना है और ओम स्थापित हुआ है केदारनाथ में। तो प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में किस धाम में हाल ही में 60 क्विंटल कांसे से बना हुआ ओम स्थापित हुआ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कुछ भी पूछ सकता है। तो केदारनाथ आप ध्यान रखेंगे। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आप, और अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं।